हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। इसका जो टर्म वन यानी कि आपका जो मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को याद करके जाना है। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मतलब है कि आपके जो सिलेबस में चैप्टर हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सारे चैप्टर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और हमने आपके बाकी सब्जेक्ट भी कराए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया। ठीक है, इन सब की जो डिटेल वीडियो है, यानी कि आपको थ्योरी वाली वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सर्च करना है तो आपको ये सारे चैप्टर बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे। आप वहाँ से चैप्टर की वीडियो को भी देख सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वो है क्लास 11 ESP, इस नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे हम इसकी PDF डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसकी PDF को भी डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान किसे कहते हैं। ये आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए, संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश में कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाएगी उसके बारे में हमें जो भी नियम कायदे कानून होते हैं वो पता लगते हैं। ठीक है, तो संविधान को हम क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हो, संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज को कहा जाता है जिसके तहत किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें शासन व्यवस्था का स्वरूप पता लगता है। हमारी सरकार की क्या शक्तियां हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जनता के क्या अधिकार हैं ये हमें संविधान से पता लगते हैं। जनता के कर्तव्य, देश की संस्थाएं, ठीक है, सरकार के जो विभिन्न अंग है जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके काम, इनकी शक्तियाँ, ये सब हमें संविधान से पता लगेंगे। और प्रशासन के बारे में हमें विस्तृत यानी कि डिटेल में जानकारी मिलती है संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, समाज में तालमेल बनाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे भारत का ही एग्जांपल ले लें तो भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग जातियों को में बटे हुए लोग रहते हैं। अब ऐसे में इनके बीच में विवाद होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि संविधान कुछ ऐसे रूल्स बना देता है जिसको सभी को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, सभी को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सभी के लिए एक रूल हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में विवाद अपने आप ही सुलझ जाते हैं, एक तालमेल बन जाता है। तो समाज में तालमेल बनाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर क्या है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संविधान के में जो है क्लियर होता है कि भाई किसके क्या अधिकार है, नेता के क्या अधिकार होंगे, ठीक है, जनता के क्या अधिकार होंगे, किसके क्या कर्तव्य होंगे, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। तो इसी के तहत आप ये कह सकते हो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी संविधान कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्या है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ती है। शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए भी हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। सरकार कहीं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करने लग जाए, ठीक है, कहीं सरकार तानाशाह ना हो जाए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान जो है अधिकारों का अगर गलत इस्तेमाल कोई करता है तो उसे रोकता है। ठीक है, संविधान उसको रोकता है, तो आप ये कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है। देखिए, पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, इसको ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी लैंग्वेज चेंज करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, बताइए भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं इसके बारे में बताइए। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो बहुत ही बड़ा संविधान है। ठीक है, और हमारे संविधान का लगभग 75% जो हिस्सा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया हुआ कानून था, ठीक है, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं, उसी में से 75% आज तक चला आ रहा है। यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को ही हमारा संविधान कहीं ना कहीं चला रहा है। और इसके अलावा भारतीय संविधान में दूसरे देशों से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, इसीलिए अलग अलग जगह से प्रावधान ले रखे हैं, अलग अलग देशों से प्रावधान ले रखे हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि किस देश से क्या लिया हुआ है। ठीक है,
कौन से देश से कौन से स्रोत लिए हुए हैं, कौन से प्रावधान लिए हुए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है आपको ये पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव में जीत, यानी कि जो चुनाव लड़ते हैं हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कहाँ से अपनाया गया है, ब्रिटेन से अपनाया गया है। ठीक है, सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, जो हमारा संसदीय स्वरूप है ये भी कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे कानून के शासन की बातें करते हैं ना, ये भी कहाँ से हुआ है, ये भी ब्रिटेन से हुआ है। कानून को बनाने की जो विधि है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। फिर क्या है, फ्रांस से क्या लिया गया है ये समझिए। फ्रांस का संविधान जो है इसमें से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएससी है हमारा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, अगला है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया हुआ है, मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, जो हमारी कोर्ट के पास होती है, ठीक है, हमारी अदालत के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से है। फिर साउथ अफ्रीका से क्या लिया हुआ है ये समझिए। साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो हमारा संविधान है उसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है, कैसे उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, किसी प्रावधान को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सब कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बताइए। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइनें आपको याद रखनी है। फिर हमारा संविधान जो है ना तो अधिक लचीला है ना ही अधिक कठोर है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि कोई भी उसमें आसानी से संशोधन कर दे, और ना ही इतना कठोर है कि उसमें संशोधन करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो मिश्रण है एक तरह से, आप ये समझ सकते हो। फिर भारतीय संविधान जो है देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, यानी कि तो हमारे संविधान के तहत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य जो है वो, सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगी। और राष्ट्र में आपको पता है हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, संविधान के द्वारा। फिर भारतीय संविधान जो है दुनिया का सफलतम संविधान है, क्योंकि नेपाल हो गया या फिर कई अन्य देश हो गए, वहाँ पे क्या हुआ है, संविधान एक बार, दो बार, तीन बार फेल होता जाता है, तो कई बार संविधान बना है। लेकिन भारत का संविधान जब से बना है तब से लेके आज तक बिल्कुल सफल तरीके से चलता जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और हमारे यहाँ पे संविधान के अनुसार हमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, सभी को एक सिंगल नागरिकता मिलेगी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल जो एकल जो नागरिकता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे भारत में आप कहीं से भी रहते हो, ठीक है, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी जो नागरिकता होगी वो एक ही होगी, जिसको हम इंडियन कहेंगे या फिर हम इसको भारतीय कहेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, हमारी नागरिकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बिहार के रहने वाले हो तो आप ये बोलोगे हमारी नागरिकता बिहारी हो गई, पंजाब के रहने वाले हो तो आप बोलोगे हमारी नागरिकता पंजाबी हो गई। नहीं, आप वहाँ के रहने वाले हो सकते हो, आप वहाँ के निवासी हो सकते हो, इसलिए आप अपने आप को बिहारी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती कह सकते हो। लेकिन नागरिकता की बात आएगी तो आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपकी नागरिकता केवल एक ही होगी, जिसको भारतीय कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इंडियन कहलाओगे। यानी हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता भी होती है। भारतीय संविधान में जरूरत के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ये अच्छी विशेषता है कि अगर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो संशोधन के द्वारा उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये संविधान की विशेषता है। एक क्वेश्चन काफ़ी आता है आपका पेपर में कि भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समझिए, हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार होते थे एक समय में। ठीक है, बाद में एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार होता था। तो इसके बाद 6 मौलिक अधिकार बचे थे। ठीक है, जो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसकी गारंटी हमको हमारा संविधान देता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान का जो भाग 3 है, यानी कि जो 3rd भाग है, हमारे पार्ट जो है, इसमें आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक अगर हम देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमें मौलिक अधिकार दिखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है, इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अगर इसका उल्लंघन होगा तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अब वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, समता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे के सारे क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, इन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है हमारी, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश देगी, रिट जारी करेगी। ठीक है, विशेष आदेश कहा जाता है जिसको। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी अधिकार को मौलिक, ये जो मौलिक अधिकार है इसको जो अंबेडकर जी हैं इन्होंने कहा, क्या कहा है इसको, संविधान का हृदय और आत्मा। तो ये आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायपालिका कौन सा रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार के रिट हैं जो मौलिक अधिकार के हनन होने पे हमारी जो कोर्ट होती है उसको जारी करती है। ठीक है, तो यदि कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ऐसी स्थिति में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हम यहाँ पे जा सकते हैं और हमारी जो कोर्ट है वो आदेश देगी ताकि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं जो जारी करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। ये 5 प्रकार की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप चैप्टर की वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो मैं आपको इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के काम आपको बताने हैं। जो चुनाव आयोग होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, उसके क्या काम होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो वोटर लिस्ट होती है जिसको हम मतदाता सूची कहते हैं, उसको तैयार करना किसका काम है, चुनाव आयोग का। चुनाव का संचालन करना भी किसका काम है, चुनाव आयोग का। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी हमारे चुनाव आयोग का काम होता है। आचार संहिता जारी करना भी चुनाव आयोग का काम होता है, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो जब डेट घोषित हो जाती है चुनाव की, उसके बाद ये रूल्स लाए जाते हैं। ठीक है, ये आचार संहिता कहा जाता है जिसको, इसको भी चुनाव आयोग जारी करता है। राजनीतिक दल जो होते हैं उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का काम है। और राजनीतिक पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो करना भी चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि जो होती है, जो पैसा खर्च किया जाता है, उस पर लिमिट लगाना, उस पर सीमा लगाना भी किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। तो ये सारे काम चुनाव आयोग के हैं। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव प्रणाली की प्रमुख कमियां बताने हैं आपको। ठीक है, तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा अधिक पैसे खर्च करना, सबसे बड़ी कमी क्या है कि पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं नेता चुनाव जीतने के लिए, तो उसमें धन की बर्बादी होती है। ठीक है, चुनाव के समय वोटों को खरीदना, ये गलत है। चुनाव के समय क्या होता है, लोगों को लालच दिया जाता है, चाहे कई बार शराब बंटवा दी जाती है, कई जगह कपड़े बंटवा दिए जाते हैं, पैसे बंटवा दिए जाते हैं, या और भी अन्य तरह का लालच है तो लालच दिया जाता है, इससे वोट खरीद लिए जाते हैं, तो ये गलत है। फिर राजनीतिक जो दल हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके द्वारा जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है, ये भी गलत है, ये भी कमियां हैं। फिर राजनीति में अपराधियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। नेता जो है ज़्यादातर आपको देखोगे तो उन पे क्रिमिनल केस चल रहे होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के सामने लुभावने वादे करना, राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में हिंसा का भी प्रयोग करना। कई बार क्या होता है, पार्टियां जो होती हैं वो वोट के बदले पैसे या फिर कोई वस्तु या अन्य प्रकार का लालच देती है। तो ये सारी क्या है, कमियां हैं। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कुछ आपको उपाय बताने हैं। ठीक है, कुछ सुझाव बताने हैं। तो कैसे हम चुनाव प्रणाली को ठीक कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, तो इसको देखते हैं। देखिए, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मेन चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव हो गए या विधानसभा के चुनाव हो गए, ठीक है, या निगम वगैरह के चुनाव हो गए, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है, जिसको मिलते हैं, वो जीत जाता है। इसके आधार पे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा संसद और विधानसभा में 1/3 जो सीटें होती हैं उसको रिजर्व कर दिया जाए महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस है, यानी कि कोई नेता ऐसा है जो चुनाव लड़ रहा है और उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो ऐसे में उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन अच्छा है। फिर क्या है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, इनकी जो कार्यप्रणाली है, इसको भी कुछ नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून होने चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, इसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। और चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए।
तो ये कुछ ऐसे प्रावधान अगर लाए जाएं तो इससे चुनाव सुधार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को ही क्यों लागू किया गया? ठीक है, एकल जो संक्रमणीय मत प्रणाली होती है इसको भी लागू किया जा सकता था, लेकिन इसको ही क्यों लागू किया गया? देखिए ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल होती है। इससे इसके आपको पता है कि भारत के जब देश आज़ाद हुआ था तो केवल 15% लोग ही साक्षर थे। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो थे हमारे यहाँ पे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ये जो दूसरी प्रणाली होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये इनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली है ये सबको समझ में आ जाती है। इसके लिए तो सिंपल है बिल्कुल कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, इतना सा आसान है। तो ऐसे में क्या था कि ये जो प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके जरिए आपके राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रणाली है ये प्रक्रिया जो है आपकी एक तरह से जटिल प्रक्रिया है। ये किसी छोटे देश में लागू करना तो इसको आसान है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इसको लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक वोट से जीत वाली जो व्यवस्था है इसकी सफलता के पीछे जो इसका मेन कारण है वो लोकप्रियता है, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हर कोई इसको समझ सकता है। ठीक है, उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का कोई खास ज्ञान नहीं है वो भी इस व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, तो इसलिए इसे लागू किया गया है। एक क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखिए कार्यपालिका जो है हमारी सरकार का अंग है। हमारी सरकार के 3 प्रमुख अंग है, जिसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। ठीक है, तो कार्यपालिका जो है ये सरकार का एक अंग है और ये लोगों का समूह होता है जो नियम कायदे कानून को लागू करवाने का काम करता है। ठीक है, देखिए विधायिका जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और उसको लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका करवाती है। ठीक है, तो विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसको लागू कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, सिविल सेवा के सदस्य, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है और जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसके बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका हो गई जो अस्थायी होती है, और दूसरी आपकी स्थायी कार्यपालिका हो गई। ठीक है, तो देखिए जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें हमारे नेता वगैरह होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ठीक है, केवल 5 वर्ष के लिए, और समय से पहले इसको हटाया भी जा सकता है, किसी की सरकार को गिराया भी जा सकता है। अपने कार्यों में ये निपुण नहीं होते, क्योंकि आपको पता है जो नेता होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं। कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, तो कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल भी एक्सपर्ट ना हो, बिल्कुल भी निपुण ना हो। ठीक है, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं वो भी नेता बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये निपुण नहीं होते हैं। तो ये होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन आप बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका की, तो ये क्या होते हैं, ये 5 साल के लिए नहीं होते, ये रिटायरमेंट की एज तक काम पे लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर हो गया या कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, जब उसको नौकरी मिलती है तो उसकी एक रिटायरमेंट की एज होती है, उस एज तक ये काम करता है। अगला है आपका कि अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते हैं, जो इनका काम होता है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, इनको जानकारी होती है। ठीक है, ट्रेंड होते हैं ये। दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका की भी ये मदद करते हैं। आप देखते हो ना कि कोई पॉलिसी बनाई जाती है जो सरकार के द्वारा, तो उसको कोई नेता नहीं बनाता, उसको बनाने वाली यही होती है हमारी कार्यपालिका वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन तो आपका वैसे भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दिया हुआ है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करती है, बिल्कुल शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक जो पालिका होती है उससे क्या मतलब है इसका। तो अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है ये यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका दोनों में अध्यक्ष होता है, यानी मेन जो होता है वो राष्ट्रपति होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को मिली एक स्वयं विवेकीय शक्ति के बारे में बताना है, यानी जो विवेक के आधार पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। तो देखिए मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, कई सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा लेकिन किसी को भी उतनी सीटें नहीं मिल पाई कि वो लोकसभा में बहुमत को प्राप्त कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव करना होता है ये राष्ट्रपति अपनी विवेक के आधार पर कर सकता है। ठीक है, उसमें ये कहेगा कि भाई अपना बहुमत साबित करो। फिर अगर मान लो 2 से 3 नेता हैं, अगर वो अड़ जाते हैं कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे बनना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की जो शक्ति होती है उसका इस्तेमाल करके जो उसको सही कैंडिडेट लगेगा उसको बना सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दिए बगैर उस विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लेता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में वो उसके पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट था, पेपर में आ जाता है कई बार। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट है इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, तो देखिए मान लीजिए अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्ति होती है, जैसे कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इंपॉर्टेंट है। यदि देश पे आक्रमण हो जाए, ठीक है, और यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए तो ऐसे में इमरजेंसी वगैरह जो लगाई जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, हालांकि वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से लगती है लेकिन फिर भी उसमें राष्ट्रपति का एक अहम रोल हो जाता है। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण तो है लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती है ना, उसका अगर आप देखोगे तो वास्तविक शक्तियां, जो रियल शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मंत्रिपरिषद की किससे सलाह करके करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है वो किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको समझाना है। तो देखिए जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रभावशाली होता है, ताकतवर होता है। लेकिन अगर सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, यानी कि एक ऐसी गठबंधन वाली सरकार है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो है पर वो बहुमत वाले दल का नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, सभी काम जो होते हैं उसको सहयोगी दल के नेताओं से सलाह करने के बाद ही करने पड़ते हैं। अगर कोई भी ऐसा काम कर देता है जिससे कि उसके साथी दल नाराज हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो उसकी सरकार को गिरा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे, इसको समझाना है। तो देखिए राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, आपको स्पष्ट करना है। तो भारत देश में क्या है, जो हमारे पास कार्यपालिका होती है, जो स्थायी कार्यपालिका होती है, तो इसमें क्या होते हैं हमारे जो हमारे सिविल सेवा के जो कैंडिडेट होते हैं, हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, यानी एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम में प्रवीण होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिली होती है, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, और ये अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और इसलिए जो पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी बनाने और उसको लागू करने में राजनीतिज्ञों की सहायता भी करते हैं, ठीक है, नेताओं की सहायता भी यही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें, इस उद्देश्य से संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो संविधान जो है हमारा वो सभी को परमिशन देता है कि सभी व्यक्ति चाहे तो वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, और अगर एग्जाम वगैरह पास कर लेते हैं तो नौकरी पे लग सकते हैं, ठीक है। और सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए हमारा संविधान जो है अधिकार देता है। और जो दलित और जो आदिवासी हैं, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो दलित और आदिवासी हैं इनको आरक्षण भी मिलता है इसके लिए। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी है इसको भी आरक्षण दिया गया है। तो जो हमारी सरकारी नौकरी होती है वो सभी के लिए होती है, लेकिन इसमें जो एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है, महिला वगैरह हो गए, इनको कुछ आरक्षण भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है, ठीक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आपको बताना है यस, क्योंकि नौकरशाही के जो सदस्य होते हैं वो दक्ष होते हैं और निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। और राजनीतिज्ञ जो हमारे नेता होते हैं उनकी पॉलिसी बनाने में ये मदद भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल दक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संसदीय कार्यपालिका की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए संसदीय कार्यपालिका में सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति या राजा रानी हो सकता है, लेकिन जो सरकार का प्रमुख होगा वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर विधायिका में बहुमत दल का जो नेता होता है, जो जैसे लोक भारत में है संसदीय व्यवस्था, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो विधायिका में यानी कि जो हमारी लोकसभा है उसमें जिसको बहुमत मिलेगा उस बहुमत वाली पार्टी का नेता जो है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। फिर विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाए तो विधायिका के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेष अधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रभावी बना देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, ये उसको शक्तियों को कहीं ना कहीं प्रभावी बनाती है। फिर गठबंधन के समय, ठीक है, गठबंधन के समय जो सरकार है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर चुनना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर चुनाव कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। स्पष्ट करो, कैसे नहीं चला सकता। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में बहुमत जो प्राप्त दल होता है उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और गठबंधन के समय जिस व्यक्ति को सदन में विश्वास प्राप्त होगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा ये हो गया कि राष्ट्रपति का कोई खास यहाँ पे रोल है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जो बहुमत पाएगा लोकसभा में उसको उस दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी चला ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है, यानी एक पुल का काम करता है। तो देखिए, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, सदन की जो कार्यवाही है उसके बारे में जानकारी देता है, अवगत कराता है, और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जो हो गया हमारा, वो राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाए, इसके बारे में बताना है। बिल्कुल, देखिए क्या है, आपको पता होगा कि एक तो होता है ऐसा प्रधानमंत्री जिसको बहुमत मिला हो। ठीक है, एक पार्टी है उसको बहुमत मिला है तो वो अपनी सरकार बनाता है और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसे में क्या है, उसके पास सारी पावर रहेगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसे में 2 या 3 पार्टी आपस में मिल जाती है और गठबंधन बनाती है और अपना एक प्राइम मिनिस्टर बना देती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसको दोनों पार्टियों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 पार्टियां और मिली हैं और मिल के गठबंधन बना के सरकार बनाई है, तो इनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग जाता है। प्रधानमंत्री उतना ताकतवर रहता नहीं है अगर गठबंधन की सरकार है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की जो शक्ति है उस पर अंकुश बिल्कुल लगा है। ठीक है, राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है, क्योंकि जब तक वो अपने राजनीतिक पार्टियों को खुश नहीं रखेगा तब तक ही सिस्टम चल पाएगा। अगर उसकी राजनीतिक पार्टियां खुश नहीं हैं तो वो उससे क्या कर सकती हैं, उससे गठबंधन तोड़ सकती हैं, ऐसे में सरकार गिर सकती है। गठबंधन वाला प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मंत्रियों का चयन भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, उसको अपने जो गठबंधन वाली पार्टियां उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। ठीक है, गठबंधन वाला प्रधानमंत्री जो पॉलिसी होती है या जो कार्यक्रम होता है अकेले तय नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसको सलाह पे निर्भर होना पड़ता है। तो ये कुछ शक्तियों पे अंकुश है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। भारत में भी देखो तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका जो उसकी मंत्री परिषद होती है उस पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी को हटा भी सकता है। ठीक है, फिर क्या है, अधिकारी वर्ग जो होता है उस पर भी उसका पूरा अधिकार होता है। लोकसभा का वो नेतृत्व करता है, मीडिया तक उसकी पहुंच होती है, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं उसमें भी वही जाता है प्राइम मिनिस्टर। आप देखोगे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन होंगे या अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियां होंगी उसमें वही प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं। तो ऐसे में उनकी एक राष्ट्रीय नेता की छवि भी बन जाती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उनका महत्व बढ़ जाता है। विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका किसे कहते हैं? तो विधायिका जो होती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, यानी कि जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं वो हमारी विधायिका में बैठते हैं। ठीक है, विधायिका कानून का निर्माण करती है, यानी विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। संघ की विधायिका जो होती है उसको संसद कहा जाता है और राज्य की जो विधायिका होती है उसको हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, राज्यों की विधायिका को हम क्या कहते हैं, विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। और इम्पोर्टेंट है, यदि यह राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से बनती है हमारी संसद जो है। विधायिका किसे कहते हैं ये आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकार के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो ये कार्यपालिका हो गया, हमारी विधायिका हो गई, हमारी न्यायपालिका हो गई। ये तीनों क्या है, सरकार के मुख्य अंग है। अब किसका क्या काम है? विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून लागू कराना। न्यायपालिका का काम क्या है, विवादों को सुलझाना। ठीक है, संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? देखिए संसद जो है हमारी वो कानून बनाती है। संसद हमारी कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। संसद जो वित्तीय कार्य होता है उसका बजट पारित भी, हमारा बजट वगैरह कहाँ पे पारित होता है, संसद में ही होता है। संसद जरूरत पड़ने पे संविधान को बदल भी सकती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसमें कोई प्रावधान को बदलना है तो बदलाव भी कर सकती है। संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। संसद देश के प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है हमारी संसद। और संसद एक बहस का मंच है, संसद के द्वारा ही बहस चलती है, चर्चा चलती है, कानून बनाए जाते हैं। तो ये सब संसद के मुख्य काम है।
संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, पेपर में आता है काफ़ी। तो देखिए संसद के तरीकों से, संसद जो है वो कई तरीकों से, यहाँ पे आएगा कई, संसद कई तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। वो कई तरीके कैसे हो सकते हैं, पहला तरीका ये हो सकता है कि संसद में विभिन्न मुद्दों पर बहस के जरिए वाद विवाद होता है, तो इस प्रकार जो चर्चा और वाद विवाद होता है इसके जरिए भी वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। फिर कानून को स्वीकार करके या अस्वीकार करके भी नियंत्रित करती है, ठीक है। फिर संसदीय जो होती है वो वित्तीय नियंत्रण के द्वारा भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, और संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। तो ये 3-4 उसके तरीके होते हैं। संसद कानून कैसे बनाती है, तो आपको पता होगा कि संसद का मुख्य कार्य जो है वो जनता के लिए कानून को बनाना होता है। कानून बनाने के लिए निश्चित एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, पहले एक प्रारूप होता है जिसको विधेयक कहा जाता है। विधेयक जो है संसद में लाया जाता है, ठीक है। संसद में विधेयक कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद कानून बनता है, यानी हमारा कानून का जो प्रारूप होता है उसको कानून बनने से पहले विधेयक कहते हैं। विधेयक जो है वो कानून का प्रारूप होता है, और विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। यदि विधेयक को कोई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो सरकारी विधेयक कहलाएगा, लेकिन यदि विधेयक मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य ला रहा है तो उसको निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। संसद में क्या होता है, विधेयक लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक सदन में जाएगा, चाहे मान लो राज्यसभा में ले आए या लोकसभा में ले आए, उस पर चर्चा होती है, उस पर बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर वहाँ पर वो पास हो जाता है, उसको बहुमत मिल जाता है, तो फिर वो अगले सदन में चला जाता है, ठीक है। दूसरे सदन में चला जाएगा अगर पहले सदन से पारित, मान लो जैसे पहले राज्यसभा में गया, वहाँ पे चर्चा हुई, बहस हुई और वह पास हो गया, पारित कर दिया, तो फिर राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। फिर लोकसभा में उस पर फिर से बहस होगी, चर्चा होगी, वहाँ से भी मान लो पारित हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो विधेयक क्या होता है, कानून बन जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे एक सीन है, मान लीजिए राज्यसभा में वो फेल हो गया, ठीक है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। मान लो राज्यसभा में तो पास हो गया लेकिन लोकसभा में फेल हो रहा है, तो ऐसे में कानून नहीं बन पाएगा। मान लो यहाँ दोनों जगह चला गया पर राष्ट्रपति ने रोक रखा है, तो यहाँ पे भी रुक सकता है, और राष्ट्रपति वापस उस पर चर्चा के लिए उसको दोबारा देखने के लिए भेज सकता है, ठीक है। विधेयक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे सरकारी विधेयक हो गया, निजी सदस्य का विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, गैर वित्त विधेयक हो गया, सामान्य विधेयक हो गया, ठीक है, संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक हो गया। तो ये कई प्रकार के विधेयक होते हैं। भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताने जिसमें द्विसदनीय विधायिका है, तो यूपी में है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। 4 पूछे थे, आप यहाँ पे 5 बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय विधायिका, यानी कि यहाँ पे 2 सदन है। एक तो विधानसभा भी होगी यहाँ पे, ठीक है, विधानसभा तो रहेगी, और विधानसभा के अलावा यहाँ पे विधान परिषद भी है। इसको क्या बोलते हैं, द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका क्या है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तो वो कानून के तहत अदालत में जाता है, अपनी समस्या को, अपने नुकसान को अदालत के सामने रखता है, ठीक है, अदालत से न्याय की मांग करता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति याचिका डाल दे, ठीक है, कोर्ट में, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे और उसको उस पर काम करे, तो वो ये जनहित याचिका कहते हैं। यानी जनता के हित के लिए कोई काम किया गया है, ठीक है। जैसे मान लो मजदूर हैं, मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है, दुर्गति हो रही है उनकी, मजदूर कोर्ट में ना जाएं, बल्कि कोई समझदार व्यक्ति देखे कि मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, तो वो व्यक्ति उनकी समस्या को लेकर कोर्ट में याचिका डाल दे, जनहित याचिका, तो वो जनहित याचिका कहती है, ठीक है। तो ऐसे में अदालत के पास जब जनहित याचिका जाती है तो अदालत उस पर काम करती है, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करती है, ठीक है। फिर है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसकी संरचना बतानी है। तो देखिए हमारी जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड के आकार पे है। ये देखिए एक बार पिरामिड है, और इसमें सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट। फिर उससे नीचे क्या है, डीसी यानी कि जो जिला न्यायालय होता है। फिर अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा पूरा संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है। सक्रिय न्यायपालिका से क्या नुकसान है। अब ये देखिए, ये तो वैसे तो सक्रिय न्यायपालिका अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब देखो, जनहित याचिका सुन लेती है अदालत, लेकिन कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ जाता है। अब न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो अंतर है वो मुश्किल हो गया। देखो, कार्यपालिका के अपने काम है, विधायिका के अपने काम है, लेकिन कई बार विधायिका और कार्यपालिका काम नहीं करती है, तो उसकी वजह से न्यायपालिका को वो काम करने पड़ते हैं, तो उस पर बोझ पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल आपके सामने, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये दूर करना काम किसका है,
आपको क्या लगता है, क्या ये न्यायपालिका का काम है? बिल्कुल भी नहीं है न्यायपालिका का काम। ये कौन करेगी? हमारी विधायिका कार्यपालिका करेगी। भ्रष्टाचार की जांच कराना, चुनाव सुधार कराना, ये न्यायपालिका के काम नहीं है। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं जब विधायिका नहीं करती इन कामों को तो न्यायपालिका के पास जाता है, ठीक है। तो सरकार का प्रत्येक अंग है और उसके एक दूसरे की शक्तियां और क्षेत्राधिकार जो है वो पहले से निर्धारित हैं। ऐसे में सभी को अपने कार्यों का सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का और अपने कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, क्योंकि न्यायपालिका पे पहले ही इतना सारा बर्डन रहता है और ये दूसरे मामलों में न्यायपालिका उलझती है तो फिर कहीं ना कहीं उसका और नुकसान होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की जांच कर सकती है। अगर उसको लगता है कि ये कानून गलत बना हुआ है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। केंद्र और राज्य के संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में के मामले में भी जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, उस मामले को सुलझा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, हर समाज में विभिन्न तरह के समूह रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और लोगों के बीच में, सरकार के बीच में या फिर जनता के समूहों के बीच में आपस में विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में सभी विवादों को कानून के अंतर्गत सुलझाने का काम क्या करता है? एक संस्था होनी चाहिए जो सुलझाए। तो ऐसे में वो संस्था कौन सी? हमारी न्यायपालिका है। कानून के शासन का अर्थ है कि धनी लोग, गरीब लोग, सबको बराबर माना जाए, स्त्री हो पुरुष हो सबको बराबर माना जाए, ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कानून के सामने सभी समान हो। तो ये सब काम किसका काम है? ये न्यायपालिका है। कि न्यायपालिका क्या करेगी? स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी वो लोगों को न्याय दिलाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का काम होता है, इसीलिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको याद करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।